हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहाज फिजियो पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोर्ट्स स्पाइन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पोर्ट्स स्पाइन इज ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मतलब पोर्ट्स स्पाइन क्या है? ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें होने वाला इन्फेक्शन है, और उस किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। It usually involves the vertebral bodies and intervertebral disc, producing vertebral destruction, kyphotic deformity, abscess formation and neurological complication। मतलब क्या होता है, जब ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम को अफेक्ट करता है तो उसमें जो वर्टिब्रल बॉडीज होती हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं, एंड उनको अफेक्ट करता है, और इससे क्या होता है, जो वर्टिब्रा है उनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, जिससे क्या होता है, उनमें डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, काइफोटिक डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, एंड उसमें क्या होता है, एब्सिस फॉर्मेशन हो जाता है, और सेवियर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद है ऑल्सो कॉल्ड स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलस स्पॉन्डाइलाइटिस और पॉट्स डिजीज। इसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं, ट्यूबरकुलस स्पॉन्डाइलाइटिस या पॉट्स डिजीज भी बोलते हैं। और क्या है, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है स्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस का। मतलब जैसे अदर जॉइंट हैं, एल्बो, रिस्ट या नी, हिप, ये सबको भी अफेक्ट करता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन स्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस है वो मेनली हमारी स्पाइन को अफेक्ट करता है। अब हम इसकी इटियोलॉजी देखते हैं कि ये किसकी वजह से होता है। ये तो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। अब इसका रूट ऑफ स्प्रेड क्या है, मतलब हमारी बॉडी में ये कैसे फैलता है? तो ये मेनली हेमाटोजेनस स्प्रेड से फैलता है। देखो, सबसे पहले तो क्या करेगा, जो प्राइमरी टीबी होता है वो हमारे मेनली लंग्स को इन्वॉल्व करता है, लंग्स से फिर लिम्फ नोड को, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। इसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी टीबी होगा जो हमारे जॉइंट्स को अफेक्ट करेगा। तो ये क्या होगा, जैसे हमारे लंग्स में टीबी हुआ तो ये क्या करेगा, हेमाटोजेनस, मतलब हमारे ब्लड के थ्रू कहाँ आएगा, स्पाइन में, फिर ये स्पाइन को अफेक्ट करेगा। इसके बाद है प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर्स। इसमें आता है माल न्यूट्रिशन, लो इम्यूनिटी, HIV इन्फेक्शन, डायबिटीज, मेलाइटिस, पोवर्टी एंड क्रोनिक इलनेस। ये क्या करते हैं, ये सब जो टीबी है उसके रिस्क को बढ़ा देते हैं। अब हम देखते हैं कॉमन साइट्स जहाँ पे टीबी देखने को मिलता है। सबसे पहला है थोरेसिक, मतलब मोस्ट कॉमन जो पोर्ट्स स्पाइन है वो हमारे थोरेसिक रीजन में देखने को मिलता है। दूसरा है थोरैकोलम्बर रीजन, जिसमें थोरैकोलम्बर रीजन एंड लंबर रीजन में ये कॉमन होता है, और सर्वाइकल और सैक्रल में ये बहुत कम देखने को मिलता है। मतलब जो मेनली है वो थोरेसिक रीजन में हमें देखने को मिलेगा। Thoracic involvement is common because of rich blood supply and venous plexus। अब हमें thoracic रीजन में क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ जो ब्लड सप्लाई होती है वो ज़्यादा होती है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई और venous plexus की वजह से यहाँ पे मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर यहाँ प्रॉपर ब्लड सप्लाई है तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होगा वो क्या करेगा, हेमाटोजेनस स्प्रेड के थ्रू यहाँ आएगा। इससे क्या होगा, ये इसको अफेक्ट करेगा, थोरेसिक रीजन को, थोरेसिक स्पाइन को। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। सबसे पहला तो प्राइमरी टीबी फोकस, मतलब जैसे प्राइमरी कहाँ हुआ, जैसे लंग्स में हुआ, उसके बाद क्या होगा, हेमाटोजेनस स्प्रेड, मतलब ब्लड के थ्रू कहाँ आएगा, हमारे वर्टिब्रा में। ठीक है, फिर क्या होगा, लोजिंग इन वर्टिब्रल एंड आर्टरीज, मतलब जो वर्टिब्रा में आर्टरीज हैं वहाँ पे ये जाके फंस जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। अब जो बैक्टीरिया आएगा उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी। अब इन्फ्लेमेशन होगी तो वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे। उसके बाद क्या होगा कि वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगा। अब नेक्रोसिस होने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, जो वर्टिब्रल बॉडीज होती हैं उनका डिस्ट्रक्शन होने लगेगा। उसके बाद क्या होगा, जो डिस्क है वर्टिब्रा के बीच में, वो क्या होगा, वो नैरो हो जाएंगी, और क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा वर्टिब्रा। इससे क्या होगा, हमें एंटीरियर वेजिंग देखने को मिलेगी, मतलब जो वर्टिब्रा है वो सामने की तरफ से निकल जाएगा, और इससे क्या होगा, काइफोटिक डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। इससे क्या होगा, फिर उसके बाद कोल्ड एब्सिस फॉर्मेशन। कोल्ड एब्सिस क्या होता है,
मतलब इसमें इन्फ्लामेशन तो होती है पर इसमें हमें इन्फ्लामेशन के साइन देखने को नहीं मिलते। जैसे नॉर्मल इन्फ्लामेशन होती है तो वहाँ पे हमें को रेडनेस या स्वेलिंग देखने को मिलती है, बट कोल्ड एब्सेस में क्या होता है ये सब हमको देखने को नहीं मिलता, फिर भी वहाँ इन्फ्लामेशन होती है। एंड इसके बाद क्या होगा, कंप्रेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मतलब स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हमें जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलेंगे। जब न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो जाता है उसी को हम बोलते हैं पोर्ट्स पैराप्लेजिया। अब हम देखते हैं इसके जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं वर्टिब्रल। सबसे पहला है पैराडिस्कल टाइप। पैराडिस्कल जो टाइप होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। इसमें क्या होता है, जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन नियर एंड प्लेट्स विद डिस्क इन्वॉल्वमेंट। ये क्या करता है, डिस्क इन्वॉल्व, मतलब इसमें डिस्क को अफेक्ट करता है और कहाँ पे होता है, नियर एंड प्लेट्स के पास में ये देखने को मिलता है। दूसरा है सेंट्रल टाइप। ये कहाँ होता है, जो वर्टिब्रल बॉडी है उनके सेंटर में होता है। थर्ड है एंटीरियर टाइप। ये क्या होता है, बीनीथ एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। जो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है उसके नीचे देखने को मिलता है। इसके बाद है पोस्टीरियर एलिमेंट टाइप। ये कहाँ देखने को मिलता है, जो पोस्टीरियर एलिमेंट्स हैं जैसे पेडिकल, लैमाइना, स्पाइनस प्रोसेस, जो वर्टिब्रा के पोस्टीरियर एलिमेंट्स होते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। और लास्ट है स्किप्ड लीजन, जैसे नॉन कंटिन्यूअस वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट। अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। सबसे पहले जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो क्या क्या देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो है लो ग्रेड इवनिंग फीवर, मतलब जब इवनिंग के टाइम पे क्या होगा, फीवर देखने को मिलेगा, नाइट स्वेट्स होंगे। उसके बाद है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस होगा, फटीग होगा, वीकनेस आएगी। इसके बाद हमें स्पाइन में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो बैक पेन देखने को मिलेगा, मेनली कहाँ, थोरेसिक रीजन में देखने को मिलेगा। कैसा होगा, डल, एचिंग एंड परसिस्टेंट पेन होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, लोकल टेंडरनेस देखने को मिलेगी। इसके बाद मसल स्पाज्म देखने को मिलेगी, स्टिफनेस देखने को मिलेगी एंड पेन इंक्रीज्ड बाय मूवमेंट। जब मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, पेन इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके बाद क्या क्या है, डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी में क्या क्या है, काइफोसिस, एंगुलर काइफोसिस, मतलब हमें कौन कौन सी डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, काइफोसिस देखने को मिलेगा, और जो चिल्ड्रन है उनमें हमें एंगुलर काइफोसिस देखने को मिलेगा। इसके बाद है कोल्ड एब्सेस, ये भी एक क्लिनिकल फीचर्स है। इसमें क्या होता है, फ्लक्टेंट स्वेलिंग विदाउट रेडनेस और वार्मथ। इसके बाद है मे ट्रैक अलोंग फेशियल प्लेन्स। एंड इसके बाद टिपिकल एब्सेस साइट कौन कौन सी है, सर्वाइकल में कहाँ होगा, रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस, थोरेसिक में पैरावर्टिब्रल एब्सेस एंड लंबर में श्वास एब्सेस, ये देखने को मिलेगा। अब इसके बाद है न्यूरोलॉजिकल फीचर्स। अब इसमें न्यूरोलॉजिकल फीचर्स कौन कौन से देखने को मिलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, पोर्ट्स पैराप्लेजिया। इसमें क्या होगा, जो लोअर लिम्स है, मतलब जो बोथ लिम्स हैं हमारे, वो जिस भी पेशेंट को होगा उसको क्या होगा, जो बोथ लोअर लिम्स होंगे उनमें वीकनेस देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद स्पास्टिसिटी देखने को मिलेगी। उसके बाद हाइपर रिफ्लेक्सिया, जो रिफ्लेक्स है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे, एंकल और नी जर्क ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद सेंसरी लॉस हो जाएगा। इसके बाद है ब्लैडर एंड बॉवल एनवायरनमेंट, ये भी मतलब ब्लैडर और बॉवल की जो मूवमेंट है वो भी अफेक्ट होंगी और गेट डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में, हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सबसे पहले क्या है, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम कराएंगे ESR, CRP एंड माइल्ड एनीमिया, ये चेक करेंगे। फिर उसके बाद ट्यूबरकुलन टेस्ट करते हैं, इसके लिए ये पॉजिटिव आएगा। और उसके बाद है एक्सरे करेंगे स्पाइन में, उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, रिड्यूस्ड डिस्क स्पेस, डिस्क स्पेस क्या होगी, कम हो जाएगी। फिर वर्टिब्रल बॉडी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जो वर्टिब्रा की बॉडीज हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन होने लगेगा। फिर एंड प्लेट इरोजन देखने को मिलेगी, एंटीरियर वेजिंग देखने को मिलेगी। इसके बाद है काइफोटिक डिफॉर्मिटी एंड पैरावर्टिब्रल शैडो देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं MRI। MRI में क्या क्या देखने को मिलता है,
मैरो एडिमा, अर्ली मैरो एडिमा मतलब जो बोन मैरो हो उसमें एडिमा देखने को मिलेगा। उसके बाद डिस्क इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी, एपिड्यूरल एब्सेस देखने को मिलेगा, कॉर्ड कंप्रेशन, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका कंप्रेशन देखने को मिलेगा, एंड न्यूरल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी। अब इसके बाद है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन में बोनी डिस्ट्रक्शन एंड स्यूकेस्ट्रम देखने के लिए करते हैं। अब उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजिकल कंफर्मेशन। इसके लिए सिटी गाइडेड नीडल बायोप्सी करा सकते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी करा सकते हैं, AFP स्टेन, जीन एक्सपर्ट करा सकते हैं, एंड कल्चर। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो क्या क्या है। सबसे पहला तो पायोजेनिक स्पॉन्डाइलोडिस्टाइटिस ये हो सकता है, ब्रुसेलोसिस हो सकता है, मेटास्टैटिक स्पाइन डिजीज हो सकती है, ऑस्टियोपोरोटिक कोलैप्स हो सकता है, एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं। अब इसके बाद इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। कोल्ड एब्सेस, साइनस फॉर्मेशन, इंटैगिबिलिटी एंड न्यूरोलॉजिकल डिफिशिट, ये सब अर्ली सिम्टम कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलते हैं। और जो लेट कॉम्प्लिकेशन है वो है सेवियर काइफोसिस हो सकता है, पॉट्स पैराप्लीजिया हो सकता है, प्रेशर सोर्स हो सकते हैं, या रिकरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ये सब हमें क्या देखने को मिलते हैं लेट कॉम्प्लिकेशन में। अब जो पॉट्स पैराप्लेजिया है वो क्या है हम देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये क्या है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट अकरिंग इन स्पाइनल टीबी ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। ये क्या है, इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो जाती है इसकी वजह से क्या होगा, जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिलता है। इसके कॉजेस हैं ग्रैनुलेशन टिश्यू, एब्सेस, सिक्वेस्ट्रम, डिस्क मटेरियल, इंटरनल गिब्बस, फाइब्रोसिस, ये सब। इसके स्टेजेस क्या क्या होती हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, वीकनेस होती है, फिर उसके बाद डिफिकल्टी, धीरे धीरे क्या होता है, वॉकिंग डिफिकल्टी होने लगती है, फिर बेड रिटर्न पैराप्लेजिया, जो पेशेंट होगा वो बेड रिटर्न हो जाएगा, और फोर्थ क्या है, कंप्लीट पैराप्लेजिया, फिर स्पिंक्टर इन्वॉल्वमेंट। अब इसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके लिए ड्रग्स यूज़ करते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स यूज़ करेंगे। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, जो पहले 2 मंथ हैं उसमें हम 4 ड्रग्स देते हैं पेशेंट को। सबसे पहला तो है आइसोनियाजिड, सेकेंड है रिफाम्पिसिन, थर्ड है पायरोजिनामाइड, एंड फोर्थ है इथाम्बुटोल। ये 4 ड्रग्स 2 महीने के लिए दी जाती हैं। उसके बाद 10 महीने के लिए हम कंटिन्यूस फेज में क्या देते हैं, ये आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन, इसके बाद 10 महीने तक दी जाती हैं। इसके बाद इसके लिए हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट, गुड न्यूट्रिशन, विटामिन बी, सी, बी, डी और सी, जैसे आयरन एंड कैल्शियम, ये सब। एंड अगर पेन ज़्यादा है तो एनाल्जेसिक प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, अगर एनीमिया है तो उसका ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद क्या है, जो ऑर्थोपेडिक मैनेजमेंट है उसमें क्या क्या आता है, रेस्ट। सबसे पहले तो उसको रेस्ट के लिए शॉर्ट पीरियड ऑफ बेड रेस्ट ड्यूरिंग एक्यूट पेनफुल स्टेज, जब एक्यूट स्टेज होगा तो उसके लिए शॉर्ट पीरियड के लिए हम बेड रेस्ट बोलेंगे उसको। फिर उसके बाद इमोबिलाइजेशन या ब्रेसिंग, इमोबिलाइज करेंगे, इसके लिए सर्वाइकल कॉलर यूज़ कर सकते हैं, टेलर ब्रेस यूज़ करते हैं, TLS ब्रेस यूज़ कर सकते हैं, मतलब थोरैकोलम्बर ब्रेस, एंड लंबोसेक्रल ब्रेस एंड जेवेट ब्रेस यूज़ कर सकते हैं। इसका जो गोल होता है वो क्या होता है, रिड्यूस करना पेन। ये सब हम ब्रेसेस क्यों यूज़ करते हैं, ताकि उसके पेन रिड्यूस हो, इसकी जो डिफॉर्मिटी है वो प्रोग्रेस ना हो, प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी एंड अलाउ करता है हीलिंग। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। इसमें क्या क्या करा सकते हैं, इसके जो इंडिकेशन है वो क्या क्या है, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो तब करा सकते हैं सर्जरी, फेलियर ऑफ ATT, लार्ज एब्सेस कॉजिंग कंप्रेशन एंड स्पाइनल इंस्टेबिलिटी, ये सब के लिए हम सर्जरी करा सकते हैं। इसमें क्या क्या कौन से प्रोसीजर होते हैं, सबसे पहला है डेब्राइडमेंट एंड डिकम्प्रेशन, सेकेंड है ड्रेनेज ऑफ एब्सेस, थर्ड है एंटीरियर फ्यूजन एंड बोन ग्राफ्टिंग, फोर्थ है पोस्टीरियर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड स्टेबलाइजेशन। ये सब यूज़ किए जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके लिए हम क्या क्या फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे पहले तो हम एम देखते हैं, हमारे एम क्या होते हैं। सबसे पहला है पेन को रिलीव करना। ये मेनली
जो हमारा थोरेसिक रीजन है उसको अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले तो इसका गोल होगा कि पेन को रिलीव करें, फिर मेंटेन पल्मोनरी फंक्शन मेंटेन करके रखना। थर्ड है जॉइंट मोबिलिटी मेंटेन करना। चौथा है प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ बेड रेस्ट। फिफ्थ है प्रिजर्व मसल स्ट्रेंथ। इसके बाद पोस्चर, रिस्टोर फंक्शनल इंडिपेंडेंस एंड प्रिवेंट डिफॉर्मिटी प्रोग्रेशन। इसके लिए क्या क्या एक्यूट फेज में क्या ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे पहले तो एक्यूट फेज में जो हमारे गोल्स होते हैं वो होते हैं पेन को रिलीव करना, स्पाइनल प्रोटेक्शन, प्रिवेंट चेस्ट कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करना एंड प्रिवेंट प्रेशर सोर्स एंड डीवीटी। इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे। सबसे पहला है कंफर्टेबल पोजीशनिंग विथ सपोर्ट, मतलब सपोर्ट के साथ कंफर्टेबल पोजीशन। इसके बाद है लॉग रोलिंग टेक्निक्स। इसके बाद डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएंगे जैसे डीप ब्रीदिंग, डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, पल्स स्लीप ब्रीदिंग, ये सब करा सकते हैं। इसके बाद एंकल 2 मूवमेंट्स कराएंगे, स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एंड ग्लूटियल एक्सरसाइजेस, अपर लिम्ब रेंज ऑफ मोशन, स्किन केयर, प्रेशर रिलीफ एवरी 2 आवर्स, स्किन केयर एंड प्रेशर रिलीफ। इसमें क्या क्या अवॉइड करना है, ट्रंक फ्लेक्शन, रोटेशन, हैवी लिफ्टिंग एंड सडन मूवमेंट्स अवॉइड करना है। फिर जो फेज 2 है वो क्या है, सब एक्यूट स्टेज। इसमें क्या क्या गोल्स होंगे, मोबिलिटी इंप्रूव करना, मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज करना एंड बिगिन धीरे धीरे फंक्शनल एक्टिविटीज़ कराना उससे। इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें हम एक्टिव रेंज ऑफ मोशन कराएंगे, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन ऑफ लिम्स, अपर लिम एंड लोअर लिम की मूवमेंट्स कराएंगे, आइसोमेट्रिक्स कराएंगे, एब्डोमिनल की आइसोमेट्रिक्स, पेल्विक टिल्टिंग और जेंटल स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, सिटिंग बैलेंस ट्रेनिंग, ट्रांसफर ट्रेनिंग, स्टैंडिंग विद ब्रेस एंड शॉर्ट डिस्टेंस वॉकिंग, ये सब कराते हैं। इसके बाद जो लास्ट फेज़ है रिहैबिलिटेशन फेज़, इसमें क्या हमारे गोल होते हैं, एंड्योरेंस को वापस लाना, करेक्ट करना पोस्चर एंड रिटर्न टू डेली एक्टिविटीज़। इसमें जो एक्सरसाइजेस हैं वो कराते हैं कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। इसके लिए क्या क्या कराते हैं, प्लैंक करा सकते हैं। उसके बाद है बैक एक्सटेंशन स्ट्रेंथनिंग, ये सब। फिर उसके बाद है स्कैपुलर रिट्रैक्शन एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। उसके बाद पोस्चरल करेक्शन, हैमस्ट्रिंग एंड काफ की स्ट्रेचिंग करा सकते हैं, गेट ट्रेनिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग एंड फंक्शनल ट्रेनिंग कराते हैं। एंड्योरेंस के लिए क्या क्या करा सकते हैं, वॉकिंग करा सकते हैं, साइकिलिंग एंड ब्रीदिंग एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। अब इसके बाद है क्या, फिजियोथेरेपी पोर्ट्स पैराप्लेजिया है, जब न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट होता है तो उसके लिए क्या करा सकते हैं, पैसिव रेंज ऑफ मोशन करा सकते हैं, पोजीशनिंग करा सकते हैं टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर, बेड मोबिलिटी ट्रेनिंग, स्ट्रेंथनिंग ऑफ अवेलेबल मसल्स, बैलेंस ट्रेनिंग दे सकते हैं, गेट ट्रेनिंग, ब्लैडर एंड बॉवल ट्रेनिंग एंड प्रेशर सोर्स प्रिवेंशन, ये सब कराते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।